हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, आई एम सॉरी। संजय गुप्ता पेश करते हैं आई एम सॉरी। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ना ना, कुछ मत बोलो। यहाँ आओगे तो सब बता दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। शिप्रा सीरियस थी। ना जाने क्या बात होगी। डोरबेल का स्विच मत दबाओ, दरवाज़ा खुला है। विनय प्लीज़ कम इन। आओ विनय, क्या बात है, क्यों बुलाया। विनय, मेरी सबसे प्यारी सहेली कामना ने मुझे एक डायमंड रिंग दी थी। वो खो गई है। प्लीज़ विनय, उसे ढूंढवाने में मेरी मदद करो। क्या तुम उसे हर समय पहने रहती थी। हाँ। क्या आज जब तुम सोकर उठी तो वो उस वक्त तुम्हारी उंगली में थी। हाँ। क्या जब तुम टॉयलेट गई तो उस वक्त तुम्हारी उंगली में थी। हाँ। जब तुम टॉयलेट से बाहर आई तो क्या वो तब भी तुम्हारी उंगली में थी। हाँ। उसके बाद तुम किचन में गई होगी। हाँ। अंदर पराठों की महक आ रही है। क्या पराठे बनाए थे। हाँ। पराठे बनाने के लिए आटा गूंदा होगा। हाँ। आटा उसी हाथ से गूंदा होगा जिसमें अंगूठी थी। हाँ। मुझे भी यही शक था, जो अब यकीन में बदल गया। हाँ, मेरा मतलब। क्या मतलब। यही है ना तुम्हारी अंगूठी। आटा गूंदते हुए आटे में गिर गई थी। हाँ। हाँ। तुम्हारी अंगूठी मिल गई तो अब मैं चलूँ। हाँ। मेरा मतलब, रुको ठहरो विनय। अब क्या है। मुझे इसकी कीमत की परवाह नहीं, पर मेरे लिए बहुमूल्य है। इस अंगूठी से मेरी सहेली की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया था। एक कप कॉफ़ी पीकर जाओ ना। मैं अभी ठंडा पीकर आया हूँ। थैंक यू विनय। ये लड़कियां पता नहीं क्यों अपने दिमाग का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं करती। हेलो इंस्पेक्टर विनय, कॉलिंग हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर विनय हियर, ओवर्स। 100 नंबर पर कंप्लेंट मिली है, तुम्हें जाना जाना है, पता नोट करो। ओवर। लगता है आज का दिन बेहद बिजी होने वाला है। अरे ये पता शिप्रा का ही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। डोरबेल का स्विच मत दबाना विनय, दरवाज़ा खुला है, प्लीज़ कम इन। अब क्या हुआ। मेरी माँ ने मुझे पाजेब का जोड़ा दिया था। विनय प्लीज़ ढूंढो, उनमें से एक कहीं खो गई है। सारा घर छान डालने पर भी नहीं मिली। पराठे खाने के बाद तुमने क्या किया। अखबार पढ़ा। तुम पाजेब तब पाजेब तुम्हारे पाँव में थी। हाँ। उसके बाद तुमने क्या किया। मैं लॉन में गई। रस्सा कूदा होगा। हाँ। रस्सा कूदते कूदते तुम्हारी ये पाजेब यहीं गिर गई। हाँ। तो फिर तुमने उठाई क्यों नहीं। मुझे उस वक्त पता नहीं चला था। ओके, केस सॉल्व हो गया, मैं चलूँ। हाँ पर सुनो। बोलो। पाजेब से मेरी माँ की भावनाएं ना जुड़ी होती तो कभी कंप्लेन ना करती। एक पेप्सी पीकर जाओ ना। शुक्रिया, मेरा दिमाग अभी ठंडा है। ओफो, आज शिप्रा ने अपने घर के 2 चक्कर लगवा कर मेरा काफ़ी समय ख़राब कर दिया। क्या। ठीक है, साहब क्या आते लो, साहब आ गए, हम अभी आते हैं। साहब फ़ौरन जाना होगा, किसी आदमी का फ़ोन था। बस यही कहा कि फ़ौरन आ जाए। फ़ोन आदमी का था ना। हाँ साहब, मैंने पता याद कर लिया। शुक्र है, मैं तो समझा था कि फिर शिप्रा का फ़ोन है। साहब आइए साहब, यही पता है। पर ये तो कमाल है, ये तो शिप्रा का पड़ोस है। क्या आज मेरा सारा दिन इसी जगह पे गुजरेगा। बैल रहने दो साहब, मैं आ गया। क्या हुआ है। मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ साहब। हुआ तो वहाँ है, मेरी पड़ोसन शिप्रा मैडम के घर। और शायद उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया है, इसलिए उसने मुझसे फ़ोन करने को कहा था। शिप्रा यू इडियट। फड़ाक आउट। अरे विनय, तुम आ गए, डोरबेल क्यों नहीं बजाई। मैंने समझा हर बार की तरह दरवाज़ा इस बार भी खुला होगा। खैर कोई बात नहीं, अंदर आओ। रास्ता कूदने के बाद तुमने क्या किया। मैं फिर टॉयलेट गई। नहाने के बाद फिर गाउन पहनकर तुम बाहर निकली, जैसा कि अक्सर घरों में होता है। हाँ। तुम्हारे बाल गीले थे। हाँ। उन पर तौलिया बंधा था। जल्दी हाँ बोलो। हाँ। बाल सुखाने तब तुम बालकनी में आई। हाँ। बालों से तौलिया उतारा और तौलिए से झटके दे देकर बालों से पानी झटका। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बालकनी होती इसलिए है। और तब ये ब्रेसलेट तुम्हारी कलाई से निकल कर यहाँ गिर गया। हाँ। विनय, तुम तो पूरे जासूस निकले, क्योंकि इस बार तो मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया था कि मेरी कौन सी चीज़ गुम हुई है, और तुमने ढूंढ भी निकाली। वंडरफुल, तभी तो मैं तुम पर मरती हूँ। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो। मुझे पता है कि बाल सुखाने के बाद तुम अपने ड्रेसिंग टेबल पर आई होगी। यहाँ इस स्टूल पर बैठी होगी, है ना। हाँ। यहाँ पर बैठकर तुमने बालों में कंघी या ब्रश किया होगा। ओके, किया था ना। हाँ। और तब ये क्लिप जो कि सोने का है, यहाँ गिर गया होगा। हाँ, यू आर रियली ग्रेट। विनय, ये वे ब्रेसलेट और क्लिप है जो तुमने मुझे बर्थडे प्रेजेंट में दिए थे। इनसे मेरी कोमल भावनाएं जुड़ी हैं। मैंने कब दिए थे। यही तो रोना है विनय, मुझे प्रेजेंट देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हारी ओर से खुद ही खरीद कर खुद को तोहफे में दे दी थी, तो क्या बुरा किया था। ओफो, कुछ और खोया है तो वो भी बता दो, क्योंकि अगली बार मैं नहीं आऊँगा, बल्कि सब इंस्पेक्टर मूझ बहादुर को भेजूँगा। नहीं, बस सब कुछ मिल गया तुम्हारे अलावा। विनय, जब तक ठंडा
आए एक कप कॉफ़ी पी कर जाओ ना। नो थैंक्स, तुमने मेरा दिमाग काफ़ी गर्म भी कर दिया और ठंडा भी। बाज आया इस लड़की से। तुम क्या जानो विनय, तुम क्या जानो कि तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कब समझोगे तुम मेरे प्यार को। प्यार की ये एक तरफा कहानी विनय के जीवन का हिस्सा थी, इंस्पेक्टर विनय के जीवन का नहीं। इंस्पेक्टर विनय का जीवन तो सिर्फ और सिर्फ कानून से बंधा था, अपराध और अपराधियों से जुड़ा था। जो अपराध और अपराधी कानूनी की भी हद से बाहर चले जाते थे तो उनके अंत के लिए उसकी भी वर्दी बदल जाती थी और वो बन जाता था इंस्पेक्टर विनय से परमाणु। हर ओर पॉल्यूशन है, हवा में धुएं के रूप में और इंसानों में अपराध के रूप में। समाज में होने वाले किसी भी अपराध के कई कारण हो सकते हैं, गरीबी, दुश्मनी, मोहब्बत या फिर कोई विवाद। पर अपराधी शायद भूल जाता है कि अपराध अपराध ही होता है, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। यही है ना तेरा इलाका इंस्पेक्टर विनय। तेरे ही इलाके में करूँगी, हाँ इंस्पेक्टर विनय, सारे अपराध तेरे ही इलाके में करूँगी। आफत नाम है मेरा। आफत आएगी, अब तेरे इलाके में आफत आएगी। अब शुरू होगी कानून अपराध में आँख में चोली। सुनसान सड़क, एक कार, कार में एक नवविवाहित युगल। अचानक कार को रोकना पड़ा, मजबूरी थी। आओ देखें, किसी अच्छे घर की लगती है क्या अब भी। बाकी भी उतार दो। सुना नहीं क्या। हाँ हाँ, गुड। मुड़कर मत देखना, अभी भी नहीं, याद रहे मेरा नाम आफत है। छोकरी खतरनाक थी, पर ये कर क्या रही है। जो लूटे थे वो डिग्गी में फेंक दिए, कैसी लुटेरन थी। अभी भी मत देखना, चाकू फेंक कर मारूंगी तो चाकू नहीं तुम में से एक की लाश नीचे गिरेगी। अब तुम्हें मेरे भागते कदमों की आवाज़ें आएंगी। जब ये आवाज़ें रुक जाए तो पलट जाना, टप टप। आवाज़ें रुक गई, पलटो। परमाणु, बहुत डरे हुए हो। देखो इसका चेहरा, मुझे देखकर अब ये भी वैसे ही डरी है। मैं अभी डरी नहीं हूँ, उफ, क्योंकि मैं डरने नहीं डराने निकली हूँ। उह, तू परमाणु को नहीं डरा सकती। आफत हंसी। क्यों। सपाक। तू क्या खुदा है। उफ, या फिर मेरी बारात में आया है। उह, अब बेवकूफ़। किधर गई वो। उधर परमाणु। परमाणु उस तरफ भागा। पूरी सड़क पर एक भी बल्ब नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। परमाणु वापस लौटा। नहीं मिली, पर मिलेगी। जाएगी कहाँ। ठहरो, ये पाजेब तुम्हारी तो नहीं। मैंने पाजेब नहीं पहनी थी। अगर तुम्हारी नहीं है, ये उसी लुटेरन आफत की होगी। तो फिर उसी की होगी। अरे ये तो। तुम जाओ थाने में रिपोर्ट ज़रूर करवा देना, अगर वो पकड़ी गई तो तुम्हारा माल मिल जाएगा। ठीक है। ये क्या। इंस्पेक्टर विनय एक बार फिर शिप्रा के दरवाजे पर। विनय ने दरवाजे को ढकेल कर देखा, बंद है। अब इंस्पेक्टर विनय ने कॉल बेल बजाई। टिंग डोंग। आई। शिप्रा आई। तुम। हाँ। पर मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ। तुम अपने आप आए हो। हाँ। ओ विनय, मैं जानती थी तुम एक दिन अपने आप मुझसे मिलने आओगे। मुझे छोड़ो, जानती हो क्यों आया हूँ। नहीं, इसे लौटाने। मेरी पाजेब। ये वही पाजेब है ना जो कुछ दिनों पहले भी खो गई थी। हाँ। पर तुम्हें कहाँ मिली। मुझे नहीं मिली। क्या मतलब। ये परमाणु को मिली थी, उसने मुझे दी। पर मुझे तो मिल गई। जानती हो कहाँ मिली है। कहीं भी मिली, मिली तो मिल तो गई। तुम्हारे लिए खुश होने की बात नहीं है शिप्रा। ये परमाणु को वहाँ मिली है जहाँ कल रात किसी आफत नाम की लुटेरन ने एक युवा दंपत्ति को लूटा है। तो ये पाजेब भागती हुई आफत के पाँव में से निकल कर गिरी है। तो। ओह, तुम समझते हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये पाजेब तुम्हारे पाँव से निकल कर घटनास्थल पर कैसे पहुँची। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो ये लो, लगा दो हथकड़ियाँ, कर लो गिरफ्तार। किस बात की देर। उफ, क्या मुसीबत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी चीज़ों को खोना कब बंद करोगी। पर मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आफत अभी पकड़ी नहीं गई थी। घर में शादी हो तो शॉपिंग करते करते कमर टूट जाती है। पीछे आफत हो तो तब भी कमर टूटने का ध्यान रखना चाहिए। उफ। खटाक। अरे। बाय जूम। कार के साथ बेटी भी गई जिसे मैं कार में बंद कर गई थी। कौन हो तुम। खैर तुम जो भी हो, इस वक्त तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। अरे रे रे। मिलाओ हाथ। हाथ। हाँ, जो समय पर काम आए वो दोस्त। क्या क्या मतलब। मेरा नाम पूजा है। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती करा देना चाहते हैं, जबकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो लो बबल गम खाओ। पर तुम कार में क्या कर रही थी। मम्मी शॉपिंग पर जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती हैं कि कहीं मैं पीछे से घर से भाग ना जाऊँ। हाँ हाँ। ओ गॉड, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अगेन थैंक यू। अब मैं मम्मी पापा की दादागिरी से आज़ाद हूँ। पर तुम कौन हो, और तुमने ये कौन से फैशन की ड्रेस पहन रखी है। मेरा नाम आफत है। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारी गाड़ी चुराई हुई है, और अब तक तो तुम्हारे किडनैपर
किडनैप की खबर भी फैल गई होगी। ये चार्ज मैं खुद पर नहीं लगने देना चाहती। मैं कार रोक रही हूँ, तुम उतर जाओ। नहीं, पहले सामने देख लो। चेक पोस्ट। थैंक यू। इस रेड अलर्ट का कारण शायद मैं ही हूँ। देखो, मैं तुम्हें राय दूंगी कि तुम ये शादी कर लो। क्यों? अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र है। पॉपिंस लो। शुक्रिया। मैं ये कह रही हूँ कि माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। उन्हें औलाद के अच्छे बुरे का औलाद से ज़्यादा पता होता है। आज वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, आज तुम शादी से भागना चाहती हो। शायद कल तुम शादी करना चाहो तो वो ना कर पाए। हो सकता है जो अच्छा लड़का उनकी निगाहों में आज मिल रहा है कल ना मिल पाए। वक्त को चैलेंज मत करो पूजा। वक्त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। वो तो नहीं होती, पर इधर तुम्हारे लिए एक बड़ी चीज़ को मैं हमारी कार के ज़िम्मे मंडराता इस साइड साइड व्यू मिरर में देख रही हूँ। ओह, परमाणु। इस पीले हरे उड़न छल्ले के बारे में मैंने बहुत सुना है। नाम तुम्हारा आफत है, पर यह शायद तुम्हारे लिए आफत है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके चंगुल में फंसो, लेकिन अब फंसे बिना गुजारा नहीं। ब्रेक लगाओ। कम ऑन बेबी। मेरी निगाहों में ये तुम्हारा दूसरा जुर्म है। इस बार नहीं बचोगी। शेर के जबड़े में फंसने से पहले हिरनी भी बचने की बहुत सी कोशिशें करती है परमाणु। उफ। मेरे जैसी हिरनी हो तो फिर कहना ही क्या। अरे, शॉपिंग बैग। हाँ, है तो वही, पर इस वक्त तुम्हारे सिर लिए घातक। परमाणु ने नोच कर फेंका उसे। लड़ाई के दांव पे जो मैं माहिर है, अब इससे दूसरे अपराधियों की तरह निपटता हूँ। सक ऑफ। आउच था। परमाणु ने उसी रस्सी से बांध दिया। हिरनी बचने के प्रयास तो करती है, पर आखिर में शेर के जबड़े में फंसती है। यू। लो, वो देखो, ससुराल वाले तुम्हें लेने आ गए। मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ मम्मी। मम्मी? मम्मी, तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही क्या? ये तो वही नामुराद चोरनी है। ये मुझे मम्मी क्यों कह रही है? ये आवाज़ तो मेरी पूजा की है। पूजा, मेरी बच्ची, ये तू है? मुझे खोलो। परमाणु ने मुझे खामा का बांध दिया। पर तूने उस नासपीटी चोरनी का वेश क्यों धर रखा है? उसने मुझे मारने की धमकी दी थी मम्मी। वो परमाणु को धोखा देना चाहती थी। ओह, जो आफत थी वो भाग चुकी है। परमाणु को दूसरी बार भी टॉस दे गई। उसका हुलिया बताओ। अपना मास्क उतारने से पहले उसने कार का बल्ब बुझा दिया था। जनाब परमाणु, ये देखिए। क्या है? क्लिप? ये क्लिप तो उफ, मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। हाँ, मेरा है। दूसरी बार भी किसी घटना से तुम्हारी चीज़ का मिलने से सहयोग नहीं हो सकता। शायद। शिप्रा, इट्स टू मच। मुझे जवाब चाहिए कि तुम्हारा क्लिप घटनास्थल पर कैसे पहुंचा। जवाब ये है, FIR। हाँ, मेरी पाजेबा क्लिप के बाद अभी शायद तुम्हें मेरी अंगूठी और ब्रेसलेट भी मिले। इन सब चीज़ों की रिपोर्ट तो मैं 3 दिनों पहले ही अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में कर चुकी हूँ। तुम्हें वो बात याद है शिप्रा? याद दिलाओ। तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम कोई ऐसा अपराध कर दो जिसकी छानबीन के लिए मुझे तुम्हारे घर के बराबर चक्कर लगाने पड़े। कहा होगा। कहा होगा नहीं शिप्रा, कहा था। तो? ओ समझी, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वैसे ही कर रही हूँ। विनय, विनय, या तो मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत लाओ या फिर आरोप लगाना बंद करो, क्योंकि इतनी देर में तो मैं तुम्हें चाय पिला देती। शिप्रा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर जो मैंने कहा है वो सच है तो वक्त तुम्हें समझा देगा कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल करने का परिणाम क्या हो सकता है। तुम बच्चे होते तो मैं तुम्हें समझाती विनय की मंजिल की ओर कदम बढ़ाने वाले ही मंजिल पाते हैं। ठीक कहा था शिप्रा ने। अंगूठी भी मिली और ब्रेसलेट भी। इन 2 चीज़ों ने इंस्पेक्टर विनय की मुट्ठियाँ कस दी थी। ओह शिप्रा, मैं जानता था एक दिन ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर विनय जानता था कि वे 2 चीज़ें उसे एक बार फिर शिप्रा के दरवाजे पर लेकर जाएंगी। आती हूँ। दरवाज़ा खोलने वाली खुद शिप्रा थी। तुम्हें एक बार फिर क्या अंगूठी और ब्रेसलेट भी मिल गए? हाँ, मिल गए, लेकिन अब तुम उन्हें पहन नहीं सकोगी। व्हाट डू यू मीन? अब तुम जो जेवर पहनोगी वो ये है, हथकड़ी। ओह रियली? लो, पहना दो। सुहाग कंगन ना सही, सरकारी कंगन ही सही। मैं मजबूर हूँ शिप्रा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास तुम्हारी इन 2 चीज़ों के अलावा भी कुछ है। हवलदार, इसे पहचानती हो ना? ये तुम्हारी सैंडल हैं, जिनमें से एक मुझे घटनास्थल से मिली है। इसकी गंध पाकर पुलिस के प्रशिक्षित कुत्ते ही मुझे यहाँ लाएं। दूसरी सैंडल मुझे तुम्हारे मकान की चारदीवारी के बाहर पड़ी मिली है। तो और ये मास्क जो आफत के रूप में तुम लगाती रही हो, इसे घटनास्थल पर तुमसे टकराए सेठ मोतीलाल ने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नोचा था। उन्होंने मास्क के पीछे का जो हुलिया मुझे बताया वो तुम्हारा ही है। बस घटनास्थल से मिले इस चाकू पर उंगलियों के निशान किसके हैं, इसकी रिपोर्ट आते ही तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाएगा। फांसी का फंदा? क्यों? क्योंकि इस चाकू से खून हुआ है। खून? हाँ, और सेठ मोतीलाल ने यह खून करते तुम्हें देखा है। उसका बयान है कि इस चाकू से तुमने उसके बिजनेस पार्टनर चोटीलाल का खून किया। नहीं, ये झूठ है। वो 100% आश्वस्त है शिप्रा कि इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं।
हाँ होंगे, क्योंकि चाकू तो मैंने अपने हाथ में पकड़ा था, पर खून के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। एक ऐसे चाकू पर जिससे एक खून हुआ और उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हो, तो क्या तुम साबित कर सकती हो कि वो खून तुमने नहीं किया? इस बार तुम फंस चुकी हो शिप्रा। सारे सबूत चीख चीख कर तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तुम इस आरोप से खुद को बचा नहीं सकती। नहीं, जो खेल तुमने आफत के रूप में शुरू किया था उसका अंजाम अब फांसी का फंदा होने वाला है। नहीं, पर जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी मुझे कैसे सज़ा मिल सकती है? कैसे मान लूँ कि तुमने ये गुनाह नहीं किया? कैसे मान लूँ कि तुमने आफत बनकर उस रात धोखे से कार रोककर एक नव दंपत्ति को नहीं लूटा था? कैसे मान लूँ कि तुमने पूजा को उसकी कार से ही किडनैप नहीं किया था? तुम्हें मानना होगा विनय, तुम्हें मानना होगा, क्योंकि मैंने उस नवदंपति को लूटा ज़रूर था, लेकिन उनके जेवर उसी वक्त उनकी गाड़ी की डिग्गी में छोड़कर उन्हें बाद में फ़ोन पर बता दिया था। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट की है तो वो दिखाओ। मैंने पूजा की कार ले भागी थी। मुझे नहीं पता था कि पूजा भी अंदर है, लेकिन मेरा इरादा कार को यूं ही आसपास छोड़ देने का था। वैसे भी मैं जानती हूँ कि पूजा ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी। और वो घर जो सेठ मोतीलाल का है, वो घर मेरी सहेली कामना का भी है, लेकिन उस वक्त उसे घर न पाकर कामना मीमसा घर पर नहीं है। मैंने आफत के रूप में अंदर जाने का निश्चय किया। अपनी अंगूठी और ब्रेसलेट मैंने जाते वक्त गिरा दिए थे। अंदर अंधेरा था। मैंने दरवाजे को ढकेला तो वो खुल गया। मैं अंदर आ गई। किसी कीमती चीज़ की तलाश में मैंने अलमारी खोलनी चाहिए तो वो खुली मिली, लेकिन अलमारी के पट खुलते ही कोई भारी चीज़ मेरे ऊपर आ गिरी। उह! मैंने ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। ओह नो! वो एक लाश थी। मैं चीख कर पीछे हट गई। लाश नीचे गिर गई। था! उसी क्षण सारा कमरा रोशनी से भरभरा गया। खून! तुमने खून कर दिया? नहीं नहीं! मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कामना के पिता मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो मैंने वहीं टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया। खबरदार, आगे मत बढ़ना। यह खून मैंने नहीं किया। बिगड़े हुए हालातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं भाग निकली। उस चाकू को मैंने फेंक दिया जो मुझे नहीं मालूम था कि हत्या में प्रयुक्त हो चुका है। और बाद में सेठ मोतीलाल ने मुझे फ़ोन पर इस कत्ल के विषय में बताया तो मैं वहाँ पहुँचा और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मुझे मिल गए। मेरा यकीन करो विनय, मैं जो भी चीज़ वहाँ से चुराने वाली थी उसकी जानकारी कामना को देने वाली थी। आफत में सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, तुम्हारा साथ पाने के लिए। शायद मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई हूँ। हाँ विनय, तुम्हें बार बार देखना चाहती थी। दूरी की इस आशंका ने मेरे होश उड़ा दिए हैं विनय, क्योंकि इस स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। कुछ गलत हरकतें की तुम्हें अपने तक लाने के लिए। हर बार अपनी चीज़ें वहाँ छोड़ी, लेकिन मेरी वो हरकतें जुर्म नहीं थी। हाँ विनय, तुम उन्हें जुर्म मत कहना। शायद मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई हूँ। हाँ विनय, तुम्हें बार बार देखना चाहती थी, लेकिन अपने प्यार को ये अंजाम नहीं चाहती। जेल हुई तो भी तुमसे दूर हो जाऊंगी, फांसी हुई तो भी। दूरी की इस आशंका ने मेरे होश उड़ा दिए हैं विनय, क्योंकि इस स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। मुझे माफ़ कर दो विनय। आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी। ये खून मैंने नहीं किया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शिप्रा! उफ! हवलदार जल्दी आओ, इसे अस्पताल ले जाना होगा। किसी सदमे से बेहोश हो गई है, बट डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगी। आह! देखा शिप्रा, तुम्हारी मोहब्बत की दीवानगी ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। साबित हो गया कि चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। एक खेल था जो तुमने खतरा बना लिया। आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी विनय। लेकिन मुझ पर विश्वास रखना शिप्रा, निर्दोष पर आँच नहीं आने दूंगा। चलता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि असली मुजरिम ही कोर्ट में पेश हो। कुछ ही घंटों में चोटीलाल मर्डर केस के अपराधी को कोर्ट में हाजिर करना है। अब असली मुजरिम को कोर्ट में ले जाना ज़रूरी था। आओ इंस्पेक्टर, तुम्हें तो इस वक्त सेठ चोटीलाल हत्याकांड के असली अपराधी के साथ कोर्ट में होना चाहिए था। इसलिए तो यहाँ आए हूँ सेठ मोतीलाल। क्या मतलब? उस चाकू की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है जिससे चोटीलाल का खून हुआ है। चाकू पर आफत और शिप्रा की उंगलियों के निशान मिले हैं। ओह, मैं जानता था कि ऐसे ही होगा, लेकिन अभी वो बहुत कुछ बाकी है सेठ, जो आप बिल्कुल नहीं जानते। क्या मतलब? रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि शिप्रिया की उंगलियों के निशान चाकू की मूठ पर लगे खून के निशानों के ऊपर ही बने हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जबकि चाकू की मूठ पर खून पहले से ही लगा हो और कोई बाद में उसे पकड़े, क्योंकि कत्ल करते वक्त हत्यारे की पकड़ चाकू पर बहुत सख्त होती है और ऐसी हालत में उसकी उंगलियों के निशान खून के ऊपर आ ही नहीं सकते और ना ही खून रिसकर उंगलियों के नीचे जा सकता है। इससे यह साबित होता है सेठ जी कि कत्ल चाकू आफत के हाथ में पहुंचने से पहले ही हो चुका था और उस बंगले के अंदर आफत के अलावा सिर्फ आप थे। यानी अगर कोई दूसरा कत्ल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो सकते हैं सेठ मोतीलाल, और सिर्फ आप। कत्ल आफत ने नहीं किया ये तो तुम साबित कर सकते हो, लेकिन मैंने किया ये साबित नहीं कर सकते इंस्पेक्टर विनय। इसे मैं साबित करूंगा भी नहीं सेठ, इसे साबित करेगा कानून का ये डंडा। थाड़ थाड़! ये तुम्हारी सारी चालाकी को भुला देगा। हाँ, चोटीलाल का कत्ल मैंने किया है ताकि उसके 50% शेयरों पर भी मेरा अधिकार हो जाए। कोर्ट तक यही कहते हुए चलना और फिर बाहर आओ शिप्रा।
मैंने असली हत्यारे को उसके अंजाम तो पहुंचा दिया है। ना ना ना, अब रोना मत। आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी। रिलैक्स रिलैक्स। किसी इंसान को चाहने का सबसे आसान तरीका बताऊं? यह तरीका है फ्रेंडशिप। उस इंसान को अपना दोस्त बनाए रखना हमेशा। तुम ठीक कहते हो। दोस्त कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, पास होते, हर वक्त, हमेशा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक बचाओ बचाओ में। तब तक के लिए धन्यवाद।